दोस्तों, एक ऐसी दबंग राजकुमारी जिन्होंने दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की जमीन पर ही अपना मालिकाना हक होने का दावा कर पूरे देश में सनसनी मचा दी। वही राजकुमारी जिन्होंने शाही परिवार की परंपराओं और विरोध की परवाह किए बिना अपने महल में काम करने वाले एक आम युवक से चोरी छिपे शादी कर ली। जब इस रिश्ते की खबर सामने आई तो हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। उन्हें धमकियां मिलीं, विरोध का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर खतरे पैदा हो गए। लेकिन वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटीं। यह कहानी है जयपुर राजघराने की राजकुमारी और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी में प्यार के लिए परिवार और समाज की नाराजगी झेली, अपने हक के लिए सत्ता से टकराईं और ताजमहल को लेकर ऐसा दावा किया जिसने इतिहास और राजनीति दोनों में बहस छेड़ दी। इतना ही नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई में वह राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के सामने भी डटकर खड़ी हो गई थीं। आखिर एक राजकुमारी को अपने ही प्यार के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी? ताजमहल पर उन्होंने ऐसा कौन सा दावा किया था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? और जिस शख्स के लिए उन्होंने शाही परंपराओं तक को चुनौती दी, उसी रिश्ते का अंत आखिर 24 साल बाद तलाक पर क्यों हुआ? दोस्तों, दिया कुमारी की जिंदगी की यह कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। जी हां, अब राज्य सरकार ने जयपुर घराने की प्रॉपर्टी को सील कर दिया था। तब दिया कुमारी ने न सिर्फ राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला, बल्कि वोट बैंक की धमकी भी दे दी, जिसके बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने इस समस्या का समाधान निकाला था। लेकिन कैसी थी दिया कुमारी की फिल्मी प्रेम कहानी? दोनों का प्यार इतना गहरा था कि दिया नरेंद्र की आवाज सुनने के लिए अक्सर उन्हें अलग अलग नंबर से ब्लैंक कॉल करती थीं, जिसमें वह कुछ नहीं बोलती और आवाज सुनकर फोन रख देती थीं। जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजकुमारी दिया का जन्म 30 जनवरी 1971 के दिन जयपुर के राजघराने में हुआ था। उनके पिता भवानी सिंह एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ भारतीय सेना में हाई रैंकिंग ऑफिसर थे। उन्होंने 1971 के इंडो पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं दिया कुमारी के दादाजी थे सवाई मान सिंह द्वितीय, जो ब्रिटिश राज के दौरान प्रिंसिपल स्टेट ऑफ जयपुर के आखिरी महाराज थे। क्योंकि आजादी के बाद तो देश में राजाओं का शासन खत्म हो गया और केंद्र सरकार का गठन हुआ था। हालांकि दिया कुमारी की दादी महाराजा मान सिंह द्वितीय की पहली पत्नी महारानी मरुधर कंवर थीं, लेकिन राजनीति में उनकी दिलचस्पी और दबदबा तो उनकी सौतेली दादी यानी दादा मान सिंह द्वितीय की दूसरी पत्नी गायत्री देवी जैसा था। जी हां, वही गायत्री देवी जिन्हें आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने तिहाड़ जेल में कैद करवा दिया था। उनके महलों पर कई छापे लगवाए गए थे। जयपुर रियासत के शाही खजाने से 8 करोड़ का खजाना जब्त करवाया गया था और 30 साल कोर्ट केस चलने के बाद यह खजाना जयपुर रियासत को मिला था। ठीक वैसे ही गायत्री देवी की पोती दिया कुमारी भी अपनी मिल्कियत के लिए सरकार के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ चुकी है। और फर्क सिर्फ इतना था कि यह जंग विपक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि उनकी ही पार्टी के सदस्य और उस वक्त राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ थी, जिसकी कहानी काफी दिलचस्प है। तो 24 अगस्त 2016 के दिन राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने बीजेपी की तत्कालीन विधायक और राजकुमारी दिया कुमारी की 12 बीघा से ज्यादा बेशकीमती जमीन को सील कर दिया, वह भी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ। इस दौरान मौके पर बीजेपी विधायक दिया कुमारी और जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त शिखर अग्रवाल के बीच तीखी तकरार हो गई और उन्होंने सरकार की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजपूत समाज और बाकी संगठनों ने राज परिवार का साथ दिया और 1 सितंबर 2016 के दिन दिया कुमारी ने अपनी मां पद्मिनी देवी की अगुवाई में राज्य सरकार के खिलाफ बड़ी रैली निकाली, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। यहां राजकुमारी भी अपनी जमीन के कागजात लेकर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने अमित शाह और राजनाथ सिंह के सामने पूरी बात रखी, कागजात दिखाए, वसुंधरा सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और राजपूत वोट बैंक की चेतावनी भी दी थी। इससे बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ने लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत एक कमेटी का गठन किया,
जिसमें गजेंद्र सिंह खींवसर, राजेंद्र राठौड़, राजपाल सिंह शेखावत और अशोक परनामी को शामिल किया गया और सौदान सिंह जैसे दिग्गज नेता को इस विवाद का हल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने सबसे पहले दिया कुमारी को पार्टी कार्यालय बुलाकर उनके साथ 2 घंटे लंबी मीटिंग की और अगली सुबह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ 6 घंटे लंबी मैराथन बैठक की, जिसमें राज्य सरकार का रुख नरम पड़ा और आखिरकार जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर राजघराने की इस विवादित जमीन से सील हटा दी, वो भी बिना देरी किए रविवार की छुट्टी के दिन। इसी तरह दिया कुमारी अपने हक के लिए दादी गायत्री देवी की तरह किसी से भी भिड़ जाती हैं, फिर भले ही सामने मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी खुद को भगवान राम का वंशज बताती हैं, जिसके लिए उनके पास सबूत भी हैं। दिया कुमारी का कहना है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, वंशावली है, उस आधार पर मैंने यह बात बोली थी। हमारा जो क्लान है वो कहलाता भी कछावा है और कुशवाहा और कछावा एक ही क्लान है। दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह का कहना था कि वह भगवान राम के बेटे कुश के कुशवाहा वंश में 300वीं पीढ़ी के वंशज हैं, यानी दिया कुमारी उनकी 310वीं पीढ़ी की वंशज हुई। इसे लेकर उन्होंने एक पत्रावली भी दिखाई थी, जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों के नाम दर्ज होने की बात कही गई थी। भवानी सिंह का यह भी कहना था कि उनके पास 9 दस्तावेज और 2 नक्शे हैं, जो साबित करते हैं कि वह भगवान श्री राम के वंशज हैं। दिया कुमारी से जुड़ी एक अनसुनी कहानी यह भी है कि वह विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर भी दावा ठोक चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि जिस जमीन पर ताजमहल बना है वह मूल रूप से जयपुर के तत्कालीन शासक जय सिंह की थी, जिस पर मुगल बादशाह शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि लोगों को पता होना चाहिए कि वहां कमरे बंद क्यों हैं। ताजमहल से पहले वहां कुछ भी हो सकता था, हो सकता है कि वहां मंदिर रहा हो। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि मूल रूप से मकबरे से पहले वहां क्या था। इसी दावे के साथ उन्होंने सदियों से बंद पड़े ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की बात भी रखी, जो अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे बैठे हैं। इसे लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं, जैसे साल 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में दावा किया था कि ताजमहल में एक शिव मंदिर है। फिर वर्ष 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दाखिल हुई थी। इसके बाद दिया कुमारी ने दावा किया था कि ताजमहल जयपुर रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोर्ट में दस्तावेज मांगेगा तो हम तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जयपुर के पूर्वराज परिवार के हमारे ट्रस्ट में पोथीखाना भी है, जहां हमारे पास ताजमहल की जमीन के मालिकाना हक होने के कागजात रखे हैं। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ऐसे कई मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रहती है, इसलिए उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। लेकिन सियासत से भी ज्यादा सुर्खियों में रही है दिया कुमारी की वो अनोखी प्रेम कहानी, जिसमें प्यार है, तकरार है, सामाजिक बंधनों का विरोध है, चोरी छिपे किया गया विवाह है और आखिर में 2 दिलों के टूटने की गाथा है। दरअसल सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि एक राजघराने का रिश्ता दूसरे राजघराने से ही जोड़ा जाता है, लेकिन महज 18 साल की उम्र में राजकुमारी दिया जयपुर राजघराने में काम करने वाले एक कर्मचारी को दिल दे बैठीं, जो थे एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट में काम करने वाले नरेंद्र सिंह। नरेंद्र और दिया की पहली मुलाकात साल 1994 में जयपुर राजघराने के महल में हुई थी। इसे लेकर दिया बताती हैं कि नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई के सिलसिले में म्यूजियम ट्रस्ट का अकाउंट सेक्शन ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वह 3 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। महल में हम पहली बार उनसे मिले थे। मैं उनकी सहजता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थी। हालांकि मुझे पहली नजर में उनसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन जब वह ट्रेनिंग खत्म करके चले गए तब मुझे लगा कि मैं उनसे बार बार मिलूं। आगे उन्होंने बताया कि जब भी नरेंद्र जयपुर आते तो हम कॉमन दोस्त के यहाँ मिलते, और जब मैं अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए विदेश गई तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, जब दिया ने इस रिश्ते के बारे में अपनी माँ को बताया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वह चाहती थीं कि दिया कुमारी की शादी किसी शाही परिवार के लड़के से हो। इसलिए उन्होंने दिया को नरेंद्र सिंह से न मिलने के लिए कहा और जल्द से जल्द उनकी शादी का रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उन्हें लगा कि दिया नरेंद्र को भूल जाएगी, लेकिन दोनों की मुलाकात जयपुर के बाहर दिल्ली में भी एक दोस्त के घर पर होने लगी।
हालांकि परिवार के लिए दिया ने नरेंद्र से रिश्ता खत्म करने की कोशिश भी की। दोनों ने काफी लंबे समय तक एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया, लेकिन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि यह कोशिश भी नाकाम हुई। दरअसल दिया नरेंद्र की आवाज सुनने के लिए अक्सर उन्हें अलग अलग नंबर से ब्लैंक कॉल करती थीं, जिसमें वह कुछ नहीं बोलती और फोन रख देती थीं। लेकिन 6 महीने बाद एक दिन दिया ने नरेंद्र से बात कर ली। दोनों को एहसास हुआ कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और साल 1994 में दोनों ने चुपके से शादी कर ली। यह विवाह आर्य समाज तरीके से हुआ था, जिसके बाद इन्होंने अपनी शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर करवा दिया था। लेकिन दिया कुमारी ने अपनी मां को इस बारे में भनक तक नहीं लगने दी और अगले 2 सालों तक कोई न कोई बहाना देकर शादी के लिए आए रिश्ते को ठुकराती रहीं। और नवंबर 1996 में दिया कुमारी ने अपनी मां पद्मिनी देवी को शादी के बारे में बता दिया, जिससे वह काफी ज्यादा नाराज हुईं और यह खबर सुनकर दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उधर नरेंद्र के पिता भी इस रिश्ते से काफी नाराज हुए थे, लेकिन फिर बच्चों की जिद के आगे दोनों परिवारों ने अपने गुस्से का त्याग कर दिया और अगस्त 1997 में दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह की शादी और रिसेप्शन पूरी धूमधाम से करवाया गया। हालांकि असली परेशानियां तो तब शुरू हुईं जब शादी के बाद दिया को किडनैपिंग और सुसाइड स्क्वाड भेजने की धमकियां मिलने लगीं। इस शादी को लेकर उनके समाज ने भी ऐतराज जताया, क्योंकि दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह एक ही गोत्र के थे और दिया कुमारी की शादी का खामियाजा उनके पिता को भुगतना पड़ा। दरअसल महाराज भवानी सिंह राजपूत महासभा के अध्यक्ष थे, लेकिन दिया कुमारी की शादी से राजपूत समाज नाराज हो गया और उन्होंने इस शादी का विरोध किया। नतीजे में भवानी सिंह को राजपूत महासभा के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। समाज के कई लोगों ने दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह से बात करना बंद कर दिया, लेकिन दोनों ने समाज के सामने हार नहीं मानी और एक साथ रहने लगे। इनके 4 बच्चे भी हुए, जिसमें पद्मनाभ सिंह का साल 2011 में जयपुर राजघराने के महाराज के रूप में राज्य तिलक हुआ। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया कि काफी समय तक दोनों एक दूसरे से अलग रहे और साल 2018 में दोनों ने तलाक का फैसला ले लिया। इन्होंने जयपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की और साल 2019 में शादी के 24 साल बाद दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह का तलाक हुआ, जिसके बाद दिया कुमारी ने राजनीति में सक्रिय रूप से ध्यान देना शुरू किया और दिसंबर 2023 में उन्होंने राजस्थान के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तलाक के बाद दिया कुमारी की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जिस महिला ने कभी अपने प्यार के लिए परिवार और समाज तक का विरोध झेला था, वहीं दिया कुमारी अब पूरी तरह राजनीति की दुनिया में कदम बढ़ाने लगीं। लेकिन दोस्तों, उनके लिए राजनीति में आना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक राजघराने की पहचान नहीं, बल्कि अपनी खुद की राजनीतिक पहचान बनाने की चुनौती थी। दिया कुमारी ने राजनीति में अपनी शुरुआत बीजेपी के साथ की और बहुत जल्द अपनी बेबाक छवि की वजह से पार्टी के भीतर अपनी अलग पहचान बना ली। शाही परिवार से आने के बावजूद उन्होंने खुद को सिर्फ राजकुमारी की छवि तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लगातार जनता के बीच जाकर काम करने की कोशिश की। साल 2013 में उन्होंने राजनीति में औपचारिक तौर पर कदम रखा और विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी जीत के साथ संसद पहुंची। यही वह दौर था जब लोगों को महसूस होने लगा कि जयपुर की यह राजकुमारी अब सिर्फ राजघराने की सदस्य नहीं रही, बल्कि भारतीय राजनीति में भी अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन दोस्तों, दिया कुमारी का राजनीतिक सफर यहीं नहीं रुका। साल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राजस्थान सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी और दिसंबर 2023 में दिया कुमारी ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एक ऐसी महिला जिसने कभी अपने प्यार के लिए परिवार की नाराजगी झेली थी, जिसने अपनी संपत्ति के लिए सरकार से टक्कर ली थी और जिसने राजनीतिक मैदान में भी अपनी पहचान बनाई, अब राजस्थान की सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल हो चुकी थीं। लेकिन दिया कुमारी की कहानी में एक सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जिस प्यार के लिए उन्होंने कभी दुनिया से लड़ने तक का फैसला कर लिया था, आखिर वही रिश्ता 24 साल बाद क्यों टूट गया? दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह ने अपने तलाक की असली वजह को सार्वजनिक रूप से विस्तार से सामने नहीं रखा।
इसलिए उनके रिश्ते में आई दूरियों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन किसी भी अपुष्ट वजह को सच मानना सही नहीं होगा। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को भी निभाया। आज दिया कुमारी राजस्थान की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन उनकी जिंदगी को सिर्फ राजकुमारी, नेता या उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना उनकी पूरी कहानी नहीं बताता। उनकी जिंदगी में शाही परिवार की विरासत है, प्रेम के लिए किया गया संघर्ष है, समाज का विरोध है, राजनीतिक टकराव है और फिर एक नई शुरुआत भी है। और शायद यही वजह है कि दिया कुमारी की कहानी आज भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बनी हुई है, क्योंकि उनकी जिंदगी में राजमहल की चमक भी है और आम इंसान की तरह संघर्ष भी। लेकिन दोस्तों, दिया कुमारी के लिए राजनीति में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि क्या वह अपनी शाही पहचान से बाहर निकलकर आम जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना पाएंगी, क्योंकि लोग उन्हें बचपन से एक राजकुमारी के रूप में जानते थे। जयपुर राजघराने से उनका रिश्ता, उनके पिता भवानी सिंह की विरासत और उनकी दादी गायत्री देवी की लोकप्रियता, इन सब की वजह से उनके नाम के साथ पहले से ही एक बड़ी पहचान जुड़ी हुई थी। लेकिन राजनीति में सिर्फ नाम और विरासत काफी नहीं होती। यहाँ हर चुनाव के साथ जनता का भरोसा जीतना पड़ता है और विरोधियों के सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। दिया कुमारी ने भी धीरे धीरे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। राजनीति में आने के बाद उनका अंदाज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। एक तरफ वह राजघराने की परंपराओं से जुड़ी हुई थीं, तो दूसरी तरफ आधुनिक राजनीति में सक्रिय होकर जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं। यही विरोधाभास उनकी पहचान का एक खास हिस्सा बन गया। उनकी जिंदगी को अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो इसमें कई ऐसे मोड़ दिखाई देते हैं जहां उन्होंने आसान रास्ते के बजाय मुश्किल रास्ता चुना। जब उन्होंने नरेंद्र सिंह से शादी का फैसला किया था, तब उन्हें पता था कि उनका परिवार और समाज इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। इसके बावजूद उन्होंने अपने फैसले पर भरोसा किया। फिर शादी के बाद उन्हें जिस तरह के विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ा, वह उनके जीवन का बेहद कठिन दौर था। लेकिन समय के साथ परिवार ने भी इस रिश्ते को स्वीकार किया और दोनों ने अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाई। उनके बच्चे हुए और कई वर्षों तक परिवार साथ रहा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शादी के कई साल बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ीं और आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला किया। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि तलाक की वास्तविक निजी वजहों के बारे में दोनों ने सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। इसलिए उनके रिश्ते को लेकर कही जाने वाली तमाम चर्चाओं को सच मान लेना सही नहीं होगा। तलाक के बाद दिया कुमारी ने अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से आगे बढ़ाया। उन्होंने अपना ध्यान राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर ज्यादा केंद्रित किया। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, राजघराने की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाना। धीरे धीरे उनका राजनीतिक कद बढ़ता गया। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की और जनता के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत की। इसके बाद वह विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंची और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका नाम दिखाई देने लगा। साल 2019 उनके राजनीतिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर संसद में प्रवेश किया। अब उनके सामने राजस्थान से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर था। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। एक सांसद के रूप में उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ पार्टी और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी काम करना पड़ा। यही वह दौर था जब दिया कुमारी की पहचान सिर्फ जयपुर राजघराने की सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय राजनेता के तौर पर मजबूत होने लगी। फिर आया साल 2023, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें विद्याधर नगर सीट से मैदान में उतारा। चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की और इसके बाद पार्टी ने उन्हें राजस्थान सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी। दिसंबर 2023 में जब दिया कुमारी ने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो उनकी जिंदगी ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। कभी जयपुर के राजमहल में रहने वाली एक राजकुमारी अब राजस्थान की सत्ता के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा बन चुकी थीं। और यही बात उनकी कहानी को और दिलचस्प बनाती है। एक तरफ उनके नाम के साथ जयपुर राजघराने की सदियों पुरानी विरासत जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतकर सत्ता तक पहुंची है। यानी जिस परिवार की पहचान कभी राजशाही से थी, उसी परिवार की अगली पीढ़ी का एक सदस्य लोकतंत्र के जरिए सत्ता में पहुंचा। दिया कुमारी की जिंदगी में उनकी पारिवारिक विरासत का भी खास महत्व रहा है। उनके दादा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर के आखिरी शासक रहे
उनके पिता भवानी सिंह भारतीय सेना में रहे और उनकी दादी गायत्री देवी भारतीय राजनीति में एक चर्चित नाम थीं। ऐसे परिवार में पली बढ़ी दिया कुमारी ने बचपन से ही राजघराने की परंपराओं और सार्वजनिक जीवन दोनों को करीब से देखा। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ अपने परिवार के नाम के सहारे नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से वह खुद भी सुर्खियों में आईं। कभी उनकी शादी की खबर ने देश का ध्यान खींचा, कभी जयपुर राजघराने की संपत्ति को लेकर उनका विवाद चर्चा में आया और कभी ताजमहल से जुड़े उनके दावे ने लोगों को हैरान किया। यही वजह है कि दिया कुमारी का नाम जब भी सामने आता है तो उसके साथ सिर्फ राजनीति की चर्चा नहीं होती। उनके साथ राजघराना, विरासत, प्रेम, विवाद और राजनीति, इन सभी पहलुओं की कहानी जुड़ जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि राजघराने की इस बेटी ने अपनी जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के बाद अपने बच्चों और परिवार के साथ रिश्ते को कैसे संभाला? क्या तलाक के बाद भी नरेंद्र सिंह के साथ उनके संबंध पूरी तरह खत्म हो गए थे? और उनके बच्चों ने माता पिता के अलग होने के बाद इस बदलाव को किस तरह देखा? इन सवालों के जवाब उनकी जिंदगी के उस हिस्से में छिपे हैं जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम बातें सामने आई हैं। और शायद यही वजह है कि दिया कुमारी की कहानी आज भी लोगों की दिलचस्पी बनाए रखती है, क्योंकि यह सिर्फ एक राजकुमारी के राजनेता बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में प्यार भी देखा, विरोध भी देखा, रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखा और फिर खुद को एक नई पहचान देने के लिए दोबारा शुरुआत भी की। आज वह राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं और राजनीति में उनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। लेकिन उनके जीवन की पुरानी कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे शुरू हुई एक प्रेम कहानी ने जिस तरह समाज, परिवार और राजनीति तक को प्रभावित किया, वह वाकई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, दिया कुमारी की कहानी को अगर यहीं खत्म कर दिया जाए तो शायद उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि एक राजकुमारी से राजनेता बनने तक का उनका सफर सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी पारिवारिक विरासत है जिसकी जड़ें जयपुर के इतिहास से जुड़ी हुई हैं और जिसकी छाया आज भी उनकी राजनीतिक पहचान पर दिखाई देती है। जयपुर राजघराने का नाम राजस्थान के इतिहास में बेहद खास रहा है। इस परिवार ने सिर्फ राजमहलों और शाही परंपराओं की वजह से ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन में अपने योगदान की वजह से भी अपनी पहचान बनाई। दिया कुमारी ने इसी माहौल में बचपन बिताया। उनके लिए महल सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि उनके परिवार के इतिहास और विरासत का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुईं, उनकी जिंदगी भी बदलती गई। जिस राजघराने में कभी राजाओं और महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उसी परिवार की अगली पीढ़ी को लोकतंत्र के द्वार में अपनी पहचान बनानी थी और दिया कुमारी ने आखिरकार राजनीति का रास्ता चुना। यह फैसला उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उनकी दादी गायत्री देवी पहले ही राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुकी थीं। गायत्री देवी का नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में लंबे समय तक चर्चा में रहा। वह बेहद लोकप्रिय थीं और जयपुर की जनता के बीच उनकी अपनी मजबूत पकड़ थी। ऐसे में जब दिया कुमारी राजनीति में आईं तो उनके सामने स्वाभाविक रूप से अपनी दादी की विरासत की तुलना भी होने लगी। लेकिन दिया कुमारी ने धीरे धीरे यह साबित करने की कोशिश की कि वह सिर्फ किसी राजघराने की पोती या किसी प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार की सदस्य नहीं है। वह अपनी राजनीतिक पहचान खुद बनाना चाहती है। उनके राजनीतिक सफर में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें अपने फैसलों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। कभी उनकी संपत्ति को लेकर विवाद हुआ, कभी उनके बयानों को लेकर चर्चा हुई और कभी उनके राजघराने से जुड़े दावों ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपनी सक्रियता बनाए रखी। दिया कुमारी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा उनके परिवार और बच्चों से भी जुड़ा रहा। शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार को संभालने की कोशिश की और उनके बच्चे उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। लेकिन जब पति पत्नी के बीच रिश्ते में दूरियां बढ़ीं, तब उनके सामने सिर्फ व्यक्तिगत जिंदगी को संभालने की चुनौती नहीं थी, बल्कि सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। क्योंकि आम इंसान की निजी जिंदगी और एक सार्वजनिक व्यक्ति की निजी जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर होता है। आम व्यक्ति के रिश्ते में आई परेशानी शायद परिवार और दोस्तों तक सीमित रहती है, लेकिन किसी चर्चित व्यक्ति के मामले में वही बात अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। दिया कुमारी ने भी अपने वैवाहिक जीवन के टूटने के बाद
अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा विस्तार से सार्वजनिक चर्चा नहीं की। उन्होंने अपने राजनीतिक काम पर ध्यान देना ज्यादा उचित समझा, और यही शायद उनके सफर का सबसे बड़ा बदलाव था। एक समय वह अपने प्यार को बचाने के लिए परिवार से लड़ रही थीं। फिर वही महिला अपनी जिंदगी में आए बदलावों को स्वीकार करके आगे बढ़ती दिखाई दी। उन्होंने राजनीति को अपने जीवन का नया केंद्र बनाया और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाती चली गईं। साल 2019 में संसद पहुंचने के बाद उनका राजनीतिक दायरा और बड़ा हो गया। अब उनके सामने सिर्फ राजस्थान की राजनीति नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बात रखने का मौका था। लेकिन राजस्थान की राजनीति में वापसी ने उनके लिए एक और बड़ा अध्याय खोल दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली, तो यह उनके राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। सोचिए, जिस परिवार ने कभी जयपुर की रियासत पर शासन किया था, उसी परिवार की एक सदस्य अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठी थी। इतिहास ने जैसे अपना एक पूरा चक्र पूरा कर लिया था। राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया, और उसी राजघराने की अगली पीढ़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के वोट से सत्ता तक पहुंची। यही बात दिया कुमारी की कहानी को बाकी राजघरानों की कहानियों से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों, उनके सामने चुनौतियां आज भी कम नहीं हैं। उप मुख्यमंत्री का पद जितना बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। अब उनसे सिर्फ एक राजघराने की सदस्य के तौर पर नहीं, बल्कि सरकार के एक जिम्मेदार चेहरे के रूप में उम्मीद की जाती है। उनके हर बयान पर नजर रहती है, उनके हर राजनीतिक फैसले पर चर्चा होती है, और उनके पुराने जीवन की घटनाएं भी समय समय पर फिर से सामने आ जाती हैं। यही वजह है कि उनकी प्रेम कहानी भी आज तक लोगों की दिलचस्पी का विषय बनी हुई है, क्योंकि उस कहानी में सिर्फ एक राजकुमारी और एक कर्मचारी का रिश्ता नहीं था। उसमें उस दौर की सामाजिक सोच भी थी, राजघराने की परंपराएं भी थीं, परिवार का दबाव भी था, और अपनी पसंद के लिए खड़े होने का साहस भी था। दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ झेला। परिवार की नाराजगी से लेकर समाज के विरोध तक दोनों ने कई मुश्किलों का सामना किया। बाद में परिवार ने रिश्ते को स्वीकार भी किया और धूमधाम से शादी हुई। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। जिस रिश्ते के लिए कभी इतनी लड़ाई लड़ी गई थी, वही रिश्ता कई साल बाद टूट गया। 2019 में दोनों के तलाक की खबर सामने आई, और इसके बाद दिया कुमारी ने अपनी जिंदगी को एक अलग दिशा में आगे बढ़ाया। यहाँ एक बात फिर समझना जरूरी है कि तलाक के पीछे की निजी वजहों को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन जब तक संबंधित लोगों की ओर से किसी वजह की पुष्टि न हो, उन चर्चाओं को तथ्य मानना सही नहीं है। दिया कुमारी ने अपने जीवन के इस निजी अध्याय को सार्वजनिक विवाद बनाने के बजाय आगे बढ़ना चुना, और शायद इसी वजह से उनकी कहानी का अगला अध्याय राजनीति बन गया। राजनीति में आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे यह दिखाया कि उनके लिए राजघराने की विरासत सिर्फ एक पहचान है, लेकिन उनका भविष्य उनके अपने फैसलों से तय होगा। आज जब लोग उन्हें राजस्थान की उपमुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, तो शायद उन्हें याद भी नहीं रहता कि कुछ दशक पहले यही नाम जयपुर के एक राजमहल की युवा राजकुमारी के रूप में चर्चा में आया था। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अपने प्यार के लिए परिवार की नाराजगी झेली, एक ऐसी महिला जिसने अपनी संपत्ति को लेकर सरकार के सामने आवाज उठाई, एक ऐसी शख्सियत जिसने ताजमहल से जुड़े अपने दावे के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी, और फिर एक ऐसी राजनेता जिसने चुनावी मैदान में उतरकर जनता के वोट से अपनी जगह बनाई। दिया कुमारी की जिंदगी में चाहे जितने विवाद रहे हों, लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है, उन्होंने अपने जीवन के हर बड़े मोड़ के बाद खुद को दोबारा खड़ा किया। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि राजमहल में जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन उस विरासत के साथ क्या करना है, यह फैसला इंसान खुद करता है। दिया कुमारी ने अपनी विरासत को राजनीति में लेकर जाने का फैसला किया, और आज वह राजस्थान की सत्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी में अभी एक और सवाल बाकी है। आखिर जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, उसी परिवार की विरासत को लेकर उनके अपने बच्चों की भूमिका क्या है? जयपुर राजघराने की अगली पीढ़ी किस तरह इस विरासत को आगे बढ़ा रही है? और क्या दिया कुमारी के बच्चे भी भविष्य में राजनीति या सार्वजनिक जीवन में कदम रखेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इतना जरूर है कि दिया कुमारी की जिंदगी किसी एक पहचान में कैद नहीं की जा सकती। वह राजघराने की बेटी भी हैं, एक माँ भी हैं, एक पूर्व पत्नी भी हैं, एक राजनेता भी हैं, और राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री भी हैं।
उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी शाही क्यों ना हो, उसमें मुश्किलें आम इंसान की तरह ही आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोगों की जिंदगी की हर मुश्किल पूरी दुनिया की नजरों के सामने होती है। और दिया कुमारी की जिंदगी भी ऐसी ही कहानी है, जहां राजमहल की चमक के पीछे प्यार, संघर्ष, विवाद, रिश्ते, राजनीति और नई शुरुआत, सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। तो दोस्तों, दिया कुमारी की जिंदगी की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही बॉलीवुड और राजघरानों से जुड़ी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।